साल 1914 यूरोप के कुछ शक्तिशाली देश दो गुटों में बंट गए थे जो कि एक दूसरे के कट्टर दुश्मन थे। द ट्रिपल एंटेंट, फ्रांस, ब्रिटेन, रशिया, इन तीनों देशों ने मिलकर जर्मनी के खिलाफ अलायंस बनाई जो कि इस वक्त यूरोप का सबसे शक्तिशाली देश है। और दूसरी तरफ ट्रिपल अलायंस, जर्मनी जो कि अपने दुश्मनों से घिरा हुआ था, ऑस्ट्रो हंगरी जो कि अपने नाजुक राज्य को संभालने में लगा था, और इटली जो कि फ्रेंच पैसे से अपना फायदा चाहता था। चिंगारी उठती है 28 जून को ऑस्ट्रो हंगरी के शहर सैराजेवो में। आर्चड्यूक फ्रांज फर्डिनैंड ऑस्ट्रो हंगेरियन राज्य के राजकुमार की हत्या कर दी जाती है, वो भी एक 19 साल के स्लैव विद्रोही द्वारा जिसका नाम था ग्राविलो प्रिंस। ऑस्ट्रो हंगरी अपने वारिस को खोने के बाद पड़ोसी मुल्क सर्बिया पर इल्जाम लगाता है। उसके बाद ऑस्ट्रो हंगरी सर्बिया से रियायत मांगता है जो कि सर्बिया के लिए अपमानजनक थी। सर्बिया इस मांग को खारिज कर देता है, जिसके बाद ऑस्ट्रो हंगरी ने सर्बिया पे युद्ध का ऐलान कर दिया। कुछ ही घंटों में ऑस्ट्रो हंगरी की सेना ने बेलग्रेड पे बमबारी करनी शुरू कर दी। दूसरी तरफ रशिया में निकोलस द सेकंड सर्बिया को बचाने के लिए सम्मानबद्ध थे, जिसके बाद वो रशियन सेना को मोबिलाइजेशन का आदेश दे देते हैं। जर्मनी के एम्परर विल्हेम II ने अपना सपोर्ट ऑस्ट्रो हंगरी को देने के लिए वादा किया था। वो और उनके जनरल मानते थे कि रशिया के साथ इस युद्ध को टाला नहीं जा सकता, तो उन्होंने जल्द से जल्द युद्ध करने का फैसला किया, क्योंकि रशिया भी सालों साल अपनी ताकत बढ़ा रहा था। जिसके बाद रशियन मोबिलाइजेशन के जवाब में जर्मनी ने अपनी सेना को मोबिलाइज करने का आदेश दिया, जिससे ये दोनों देश भी युद्ध में उतर गए। जर्मनी को पता था कि रशिया के साथ युद्ध मतलब कि फ्रांस के साथ युद्ध। इस दो मुँहे युद्ध से बचने के लिए उसने स्लीफन प्लान बनाया था। पहले जर्मन सेना बेपक्षीय बेल्जियम को पार करते हुए फ्रांस की राजधानी पेरिस पे तैनात सैनिकों को खत्म करते हुए पेरिस पे कब्जा कर लेंगी, जिससे कि फ्रांस को घुटने टेकने पड़ जाएं। उसके बाद जर्मन सेना रशियन बॉर्डर की तरफ बढ़ सकती है, जिसकी बड़ी सेना को मोबिलाइज होने में काफी समय लग जाएगा। और इस प्लान के चलते जर्मनी फ्रांस पे युद्ध का ऐलान कर देती है। अब पूरे यूरोप में 60 लाख सैनिक युद्ध की ओर बढ़ रहे थे, और वहीं इटली अभी तक बेपक्षीय रहता है। इटली ट्रिपल अलायंस के इस युद्ध में शामिल होने के लिए बंधित नहीं था। वहीं यूनाइटेड स्टेट्स ने भी बेपक्षीय होने का ऐलान कर दिया। प्रेसिडेंट विल्सन और यूएसए की जनता का यूरोप के इस युद्ध में उलझने का बिल्कुल भी मन नहीं था। ब्रिटेन फ्रांस का एक बहुत अच्छा दोस्त था, पर अभी तक ये पता नहीं था कि वो इस युद्ध में कूदेगा या नहीं। पर जब जर्मन सेना बेल्जियम पर हमला करती है, जिसकी बेपक्षीय होने की गारंटी ब्रिटेन ने दी थी, तुरंत ही लंदन से बेल्जियम को अपनी सेना वापस ले जाने की नसीहत दी जाती है, जिसे पूरी तरीके से अनसुना कर दिया जाता है। जिसके बाद ब्रिटेन इस युद्ध में कूद पड़ता है। एक ब्रिटिश एक्सपेडिशनरी फोर्स फ्रांस में दाखिल होती है। वहीं दूसरी तरफ बेल्जियमी सेना जर्मनी के आक्रमण को एक महत्वपूर्ण शहर लिएज में रोक कर रखती है। जर्मनी सेना ने आम नागरिकों का बेल्जियम में काफी खून बहाया, जिसका फायदा उठाते हुए एलाइड शक्तियों ने जर्मनी के खिलाफ काफी सारे प्रोपेगेंडा चलाए और बेपक्षीय देशों को जर्मनी के खिलाफ करने की कोशिश करी। वहीं फ्रांस, जिसे जर्मनी के इरादों के बारे में बिल्कुल नहीं पता था, वो प्लान 17 को शुरू कर देता है, जो कि फ्रांस की सेना को जर्मनी के ऊपर आक्रमण करने का आदेश था। पर फ्रंट लाइन पे जबरदस्त युद्ध के चलते उन्हें सफलता नहीं मिली, और इसके चलते दोनों ही पक्षों को काफी ज्यादा नुकसान हुआ। ब्रिटिश एक्सपेडिशनरी फोर्स जर्मन सेना से मॉन्स में टकराती है, लेकिन उन्हें भारी संख्या बल की वजह से नाकामयाबी मिलती है, जिसकी वजह से उन्हें फ्रेंच सेना के साथ पीछे हटना पड़ता है। एलाइज अपनी सेना को नदी मान के पास स्थिर करते हैं, वो भी पेरिस से सिर्फ 40 मील दूर। फ्रेंच सेना जर्मन सेना पर लगातार हमले करके उन्हें पीछे हटने पे मजबूर कर देती है, जिसकी वजह से दोनों तरफ तकरीबन 2.5 लाख सैनिक मारे जाते हैं। यही शुरुआत होती है रेस टू द सी की, जहां दोनों सेनाएं एक दूसरे को उत्तर की ओर से आउटफ्लैंक करने की कोशिश करती हैं। इतने हमलों के बाद जन्म होता है पहले यप्रा के युद्ध का। एलाइड सेना जर्मनी के सामने बेसब्री से डटी रहती है, जिसकी वजह से दोनों ओर और ज्यादा नुकसान होता है। जिसके बाद दोनों ही सेनाएं 350 मील की ट्रेंचेस बना लेते हैं, जिसका कारण था भारी मशीन गन और शेल फायर से बचना।
ट्रेंच का युद्ध शुरू हो चुका है। ब्रिटिश युद्धपोत इस युद्ध के सबसे पहले समुद्री टकरार को जीतते हैं। हेलिगोलैंड बाइट जर्मनी के 3 क्रूजर्स को डुबा देती है। ब्रिटेन के पास इस दुनिया की सबसे शक्तिशाली नेवी है, 29 मॉडर्न बैटलशिप, और वहीं जर्मनी के पास केवल 19। ब्रिटेन अब जर्मनी पर एक समुद्री ब्लॉकेड कर देता है, जिससे कि जर्मनी को किसी भी तरीके की सहायता ना जा सके, चाहे वो खाने की हो या हथियारों की। इसका लक्ष्य था जर्मनी की अर्थव्यवस्था को चरमरा देना, जिससे जर्मनी आत्मसमर्पण कर दे। पर एक हफ्ते बाद ब्रिटिश क्रूजर HMS पाथफाइंडर इतिहास का सबसे पहला निशाना बनता है एक नए हथियार का। वो था सबमरीन लॉन्च्ड टॉर्पीडो। जर्मन सबमरीन्स या फिर यू-बोट्स की कुल रेंज थी 9000 मील की, और वो लहरों के नीचे से बिना किसी के नजर में आए हमला कर सकती थी। अब इनसे ब्रिटेन की समुद्री सेना को बहुत बड़ा खतरा था। पूर्वीय मोर्चे पे रशियन सेना ने पूर्वीय प्रशिया पर हमला कर दिया, पर रशिया की ये चाल टैननबर्ग के युद्ध में नाकाम हो गई। जर्मनी के जनरल वॉन हिंडनबर्ग और उसके चीफ ऑफ स्टाफ एरिक ल्यूटेनहॉफ ने कमाल की रणनीति से रशिया के 90,000 सैनिकों को बंदी बना लिया, जिसके साथ ही एक पूरी रशियन सेना का सफाया कर दिया। और ऊपर से रशियन सेना ने खुद के ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली अनकोडेड वायरलेस मैसेज भेजकर, जिसके बाद जर्मनी को फिर से कमाल की जीत मिलती है मसूरियन लेक्स पर, और ये जीत रशियंस को पीछे हटने पे मजबूर कर देती है। केवल 6 हफ्ते में ही रशियन सेना को तकरीबन 3 लाख सैनिक गंवाने पड़ते हैं। दूसरी तरफ ऑस्ट्रो हंगरी को सर्बिया से सर के युद्ध में एक करारी हार मिलती है। दूसरी ओर ऑस्ट्रो हंगरी को रशियन बॉर्डर पर भी एक करारी हार मिलती है और उनको अपनी सेना पीछे हटानी पड़ती है। और इस मुठभेड़ के बाद रशियन सेना प्रशमेशल पर कब्जा कर लेती है। वहीं जर्मनी को ऑस्ट्रो हंगरी की सहायता के लिए आना पड़ता है और जर्मन सेना वॉर्सो पे हमला कर देती है, जिसका परिणाम सर्दियों में हफ्तों तक की भीषण मुठभेड़ का होता है। हालांकि इस मुठभेड़ में कोई भी नहीं जीता, और अब इस युद्ध में एक और खिलाड़ी कूद पड़ा है, जो था ऑटोमन एम्पायर, जिसके बाद ऑटोमन ने अपने दुश्मन रशिया के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया। टर्किश युद्धपोतों ने रशियन पोर्ट्स ओडेसा और सेवेस्टोपोल पे बमबारी कर दी। वहीं जमीनी बॉर्डर पर रशियन सेना ने ऑटोमन पर हमला कर दिया। अब ये युद्ध केवल यूरोप के जमीनों पे ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के समंदर में फैल चुका था। जर्मन सेना ब्रिटिश ईस्ट अफ्रीका पर युद्ध का आगाज कर देती है, जिसके बाद वो टैवेटा पे कब्जा कर लेते हैं। वहीं एलाइड सेना जर्मन कॉलोनी टोगोलैंड पे हमला कर देती है और उसको हथिया लेती हैं। पर जो सैनिक जर्मन कैमरून पर हमला कर रहे थे, उन्हें जर्मन सेना गरुआ और नसांगकोंग में हरा देती है। वहीं 3000 सैनिकों की टुकड़ी एक और जर्मन कॉलोनी पर हमला करती हैं, जिसे अभी नमीबिया कहा जाता है, और वो एलाइड सैनिकों द्वारा सैंट फोर्टेन में कब्जा ली जाती है। 1 महीने बाद ब्रिटेन को एक और झटका लगता है, जब उसके सैनिक टैंगा में उतरते ही मार दिए जाते हैं जर्मन सेना द्वारा, जिनके कमांडर थे कर्नल वॉन लेटॉफ वॉरबेक। अपने घर से बिना किसी मदद के वॉन लेटॉफ वॉरबेक ने काफी सारे गुरिल्ला जंगें जीती, जिससे कि एलाइड सेना को काफी ज्यादा नुकसान हुआ। वहीं एशिया में जापान ब्रिटेन के साथ एक ट्रीटी करता है, जिसके चलते वो जर्मनी पे युद्ध का ऐलान कर देता है। जापानीज सेना जर्मन पोर्ट सिंगटाओ पे कब्जा कर लेती है। बाकी जर्मन कॉलोनीज, जो कि समोआ और न्यू गिनी से थी, वो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की सेना के आगे अपने हथियार त्याग देते हैं। वहीं पैसिफिक समंदर में चिले के तट से थोड़ी ही दूर जर्मन एडमिरल वॉन्सबे की ताकतवर युद्धपोतों की स्क्वाड्रन कोंगनाल के युद्ध में 2 ब्रिटिश क्रूजर्स को डुबा देते हैं, जिसमें से एक भी व्यक्ति जिंदा नहीं बचता। 5 हफ्तों बाद उन्हें फॉल्कन द्वीपों पर ब्रिटिश टास्क फोर्स के युद्धपोत मिलते हैं, जहां 5 जर्मन युद्धपोतों में से 4 डुबा दिए जाते हैं। वॉन्सबे अपने युद्धपोत के साथ मारा जाता है। वहीं मिडिल ईस्ट में ब्रिटेन की सेना ऑटोमन के एक पोर्ट
बसरा पर कब्जा कर लेते हैं, जिससे उन्होंने अपने ईंधन को बचा लिया, जो कि उनके समुद्री युद्धपोतों की रीढ़ की हड्डी है। उन सर्दियां हंगरी की सेना ने आखिरकार बेलग्रेड पर कब्जा कर लिया, पर सर्बियन सेना ने बिना समय बिताए उनको वापस खदेड़ दिया। सर्बिया के इस युद्ध में तकरीबन 2 लाख सैनिक दोनों ओर से मारे गए थे। वहीं उत्तरी समंदर में जर्मन युद्धपोतों ने ब्रिटेन के तटों पर हमला करके वापस भागना शुरू कर दिया, जिसमें क्विडबी और स्कारप्ला जैसे शहरों पर हमला हुआ और 100 से भी ज्यादा मासूमों की जान गई। वहीं पश्चिमी बॉर्डर पर फ्रेंच सेना ने अपना पहला सबसे बड़ा आक्रमण शुरू किया, पर शैंपेन का पहला युद्ध ज्यादा कारगर नहीं रहा और फ्रांस ने कुल 90,000 सैनिक गंवा दिए। वहीं कॉकसिस में ऑटोमन सेना द्वारा भीषण सर्दी में किया गया आक्रमण सेलिकमिश में नाकाम रहा। ऑटोमन सेना ने 60,000 सैनिक गंवा दिए, जिनमें से कईयों ने जमकर दम तोड़ दिया। पश्चिमी बॉर्डर पर उस साल का पहला क्रिसमस एक छोटी संधि के नाम पर रखा गया, जिसमें दोनों तरफ के सैनिक हथियारों को छोड़कर नो मैन लैंड पर फुटबॉल का मैच खेलते नजर आए।